हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास। दिस इज रूपाली दुबे और आज हम मध्य प्रदेश की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक टॉपिक को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ प्रश्न नहीं होंगे, हम इन प्रश्नों के माध्यम से सारे फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कितने महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में हमारा जो संपूर्ण भारत था या प्राचीन काल यदि हम देखें तो आफ्टर वैदिक काल हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था। 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था। तो इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद कहाँ थे? हमारे मध्य प्रदेश में स्थित थे। हम यदि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप देखें तो उस वर्तमान स्वरूप में महाजनपद के दो ऐसे महाजनपद थे जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित थे। अभी हमारे कौन कौन से थे महाजनपद? तो एक था हमारा अवंती और एक था चेदी महाजनपद। इनकी एक बार राजधानियों को भी देख लेते हैं। जो हमारा अवंती है इसकी 2 राजधानियाँ थी। इसकी दो राजधानियाँ थी। ये 2 भागों में विभाजित भी था। एक था उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी इसकी राजधानी? उज्जैनी। आपको ये याद रखना है कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी। और स्पेशली यदि हम एमपी के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो जो मध्य प्रदेश में स्थित है उनकी राजधानियां तो आपको याद होनी ही चाहिए। ये पहले हमने देख लिया अवंती, दूसरा हम देख रहे हैं चेदी महाजनपद। तो हमारे चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती या इसको सुक्तिमती भी बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में देखनी है। हमने क्या देखा? महाजनपद काल में 2 ऐसे महाजनपद थे जिनका संबंध हमारे एमपी से था। वो हमारे कौन कौन से थे महाजनपद और उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पनगुरड़िया अभिलेख एमपी के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पनगुरड़िया अभिलेख एमपी के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हम देख लेंगे। जो हमारा पनगुरड़िया अभिलेख है, पनगुरड़िया है, ये हमारे एमपी के सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सीहोर जिले से। हमें जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें स्तूपों और जो उन्होंने लेख लिखे थे उनके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें ऐसे स्तूप और ऐसे लेख प्राप्त हुए हैं। तो जो हमारा सीहोर है, सीहोर से हमें मिला है पनगुरड़िया अभिलेख। सीहोर से कौन सा मिला है? पनगुरड़िया। दूसरा हम यदि देख लें हमारा दतिया, तो दतिया से हमें मिला है गुर्जरा अभिलेख। देखो, एक होता है अभिलेख और एक होता है स्तूप। एक है अभिलेख, एक है स्तूप। ये दोनों डिफरेंस है। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो हमने क्या देखा? सीहोर से कौन सा मिला हमें? पनगुरड़िया। दतिया से कौन सा मिला है? गुर्जरा। तीसरा यदि हम देख लें कटनी से हमें मिला है रूपनाथ। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? शहडोल से हमें मिला है सारोमारो अभिलेख। ये हमें कहाँ से मिला है? शहडोल से मिला है। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखने हैं। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है, कौन सा स्तूप कहाँ स्थित है, कौन सा लेख कहाँ से मिला है, या कौन सा लेख किससे संबंधित है। तो ये जो हमारे चारों लेख हैं ये हमारे मौर्य काल से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो हमने अभी यहाँ देखा ना, सीहोर वाला, दतिया वाला, कटनी और शहडोल वाला, ये हमारे मौर्य काल से संबंधित है। आपको ये चीज़ भी इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तक्षशिला का राजदूत हेलियोडोरस किसके शासन में विदिशा आया? देखो, अब ये क्वेश्चन यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन तो हमें यहीं पे मिल गया कि तक्षशिला का राजदूत कौन था? हेलियोडोरस था। और ये हमारे भागभद्र शासन के शासनकाल में विदिशा की यात्रा इसने की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? जो हमारा हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस कहाँ से आया था? तो ये तक्षशिला से आया था। तक्षशिला से आया। कहाँ आया? विदिशा आया। तो जब ये विदिशा आया तो विदिशा में ये भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। इसने जब यहाँ आके भागवत धर्म के बारे में पढ़ा और उसके बारे में देखा तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसने विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित
एक क्या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसका इसने निर्माण किया जिसका नाम है खाम बाबा। ये एक खंबे के रूप में कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि खाम बाबा कहाँ स्थित है, तो विदिशा में स्थित है। या खाम बाबा का निर्माण किसने कराया, तो हमारे किसने कराया? हेलियोडोरस ने कराया। और हेलियोडोरस किसके शासनकाल में विदिशा आया था? तो ये भागभद्र जो हमारा शासक है, ये हमारा शुंग वंश का शासक है ना। अब हम एक बार शुंग वंश के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा शुंग वंश था, शुंग वंश, इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था हमारा? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसके बाद कौन आया? अग्निमित्र आया। इसके बाद कौन आया? हमारा भागभद्र आया, जिसके शासनकाल में कौन आया था? हमारा हेलियोडोरस आया था और उसने विदिशा में खाम बाबा नामक खंबे की स्थापना कराई, जो भागवत धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये भागवत धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तुमेन स्तूप कहाँ स्थित है ना। क्या है क्वेश्चन हमारा? तुमेन स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये हमारा अशोकनगर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अशोकनगर जिले में स्थित है। ये भी क्या है? मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन है। आपको पूछे एग्जाम में कि तुमेन स्तूप किस काल का है या किसने बनवाया था, तो ये हमारे मौर्य राजाओं ने बनाया था और ये अशोकनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम यदि और भी स्तूपों के बारे में देखें, तो जो हमारा रायसेन है, रायसेन में हमारा सांची स्तूप स्थित है। क्या है? देखो, रायसेन में कौन सा हो जाएगा? रायसेन में हो जाएगा सांची। ये हमने देख लिया, ये कहाँ है? तो ये हमारा अशोकनगर में है। उज्जैन में हो जाएगा हमारा वैश्य टोकरी। उज्जैन में कौन सा हो जाएगा? वैश्य टोकरी हो जाएगा। और सतना में कौन सा हो जाएगा? तो भरहुत स्तूप हो जाएगा। सतना में कौन सा हो जाएगा? भरहुत स्तूप। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्तूप कहाँ स्थित है या कौन सा स्तूप किसके शासनकाल से संबंधित है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी, कम से कम आपको यदि आप थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ो तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि कौन सा स्तूप या कौन सा लेख कहाँ स्थित है। तो हम वही यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। हमने देख लिया, तो मेन हमारा अशोकनगर में है, सांची कहाँ है? रायसेन में, वैश्य टोकरी उज्जैन में, और भरहुत स्तूप हमारा कहाँ स्थित है? तो सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो जो हमारी बाघ की गुफाएं हैं, जो कि हमारे धार जिले में स्थित है ना। कहाँ स्थित है? धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं। अब क्वेश्चन क्या है? किस काल से संबंधित है? तो ये हमारे गुप्त काल से संबंधित है। बाघ की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। अब यदि हम बाघ की गुफाओं के बारे में देखें तो ये स्थित कहाँ है हमारी? तो ये धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित है। और यहाँ पे जो प्रमुख गुफा है, तो एक पांडव गुफा यहाँ स्थित है और एक यहाँ पे गुफा का नाम रंग महल है। बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि रंग महल गुफा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा धार, क्योंकि ये बाघ की गुफाओं में ही है और बाघ की गुफाएं धार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक वंश ने एमपी के किस भाग पर शासन किया? तो जो हमारा शक वंश था, शक वंश ने एमपी की मालवा वाले क्षेत्र पर क्या किया था? शासन किया था। जो हमारे शक राजा थे, हम यदि शक वंश के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानने की कोशिश करें तो ये इनका क्षेत्र क्या था? मालवा था। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैन थी। राजधानी उज्जैन थी। आपको बोले शक वंश का संस्थापक कौन था, तो यदि हम मालवा के शक वंश की बात करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि हम एमपी से रिलेटेड चीज़ें ही देखें। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जो हमारा मालवा के जो शक, मालवा में जो स्थित थे, इनका जो संस्थापक था वो था चेस्टन। कौन था? हमारा चेस्टन था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, भले ही आप पूरा प्राचीन इतिहास मध्यकालीन या स्पेशली मध्य प्रदेश का क्यों ना पढ़ो, तो जब भी आप किसी वंश के बारे में पढ़ो तो उसका कम से कम संस्थापक और राजधानी जरूर देख लो, क्योंकि बहुत बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है और थोड़ा सा लापरवाही के कारण वो क्वेश्चन भी हमसे नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं,
कौन से अभिलेखों से सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की जानकारी मिलती है? तो हमने ये देखा जो हमारा सातकर्णी प्रथम था वो सातवाहन वंश का शासक था और इसकी जानकारी हमें नानाघाट और एरन दोनों से प्राप्त होती है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी दोनों। हमारा जो सातवाहन वंश है इसी से कौन सा राजा हमारा सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से थे? सातकर्णी प्रथम। इनसे हमें दो हमारे लेख हैं जिनसे इनकी जानकारी मिलती है। एक है नानाघाट, तो ये इनकी जो पत्नी थी नागलिका, ये उनसे संबंधित है। और एक है हमारा एरन, इससे भी हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। और इनके जो सिक्के हैं वो हमें दमोह से प्राप्त हुए। फिर ये चीज़ भी इसके बारे में याद रखेंगे। और एक ऑप्शन और दिख रहा है हमें प्रयाग प्रशस्ति, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और इसकी जो रचना की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना करी थी हरिशेन। इसकी रचना किसने करी थी? हरिशेन ने करी थी। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा अभिलेख भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो हम देखते हैं भारत में जो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य है वो है हमारा एरन अभिलेख। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा एरन अभिलेख है ये सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। तो सागर को प्राचीन काल में स्वभोग नगर भी बोलते थे। स्वभोग नगर भी बोलते थे। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा और हम देख लेते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है? मंदसौर। तो ये हमारा मंदसौर जिले में ही स्थित है। मंदसौर जिले में ही स्थित है। और इससे हमें रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन PSC में आया है कि रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमारे मंदसौर अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है हमारा तुमेन। तो तुमेन कहाँ स्थित है? तो ये तो हमारा अशोकनगर में स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा सांची। तो सांची हम सबको पता है कहाँ स्थित है? हमारे रायसेन जिले में। सांची स्तूप, सांची अभिलेख सब कुछ कहाँ स्थित है? हमारे रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मिहिर कुल किस वंश का शक्तिशाली राजा था? तो जो हमारा मिहिर कुल था, मिहिर कुल हमारा मिहिर कुल का किस वंश का था? तो हमारा हूण शासक था। मिहिर कुल हमारा हूण शासक था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा हूण वंश के बारे में। हूण शासक था ये मिहिर कुल ना, क्या देखा हमने? मिहिर कुल किस वंश से संबंधित था? तो ये हूण वंश से संबंधित था। ये हमारे कौन थे? तो ये आक्रमणकारी रहे हैं। आक्रमणकारी रहे हैं। कहाँ के थे? तो ये चीन में रहने वाली एक जाति थी। चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा में रहने वाली एक जाति थी जिन्होंने भारत पर धन के लालच में आकर आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रथम हूण कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? प्रथम हूण कौन था? तो कौन था? हमारा खुशनवास था। खुशनवास वो प्रथम हूण था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इतनी चीज़ें आपको मिहिर कुल के बारे में और हूणों के बारे में याद रखनी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? शक है। तो शकों के बारे में हमने पढ़ा। शक वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। परमार। अब देखो एक यहाँ पे एक 3 राजा हैं हमारे जिनके नाम थोड़े थोड़े सिमिलर हैं और हम उनके वंशों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है हमारे मिहिर कुल, एक है हमारे मिहिर भोज और एक है राजा भोज। तो ये तीनों के वंश को लेकर बहुत बार प्रश्न आता है। तो मिहिर कुल हूण शासक थे, मिहिर भोज प्रतिहार शासक थे और हमारे जो राजा भोज हैं वो परमार शासक थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है कि मिहिर भोज कौन से वंश से थे, मिहिर कुल कौन से वंश से थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। मिहिर कुल हूण शासक थे, मिहिर भोज प्रतिहार शासक थे और राजा भोज परमार शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सा नगर थी?
तो प्रतिहार वंश की राजधानी थी हमारी उज्जैन। क्या देखा हमने? प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। इसके यदि संस्थापक की बात करें तो प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे हमारे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम कौन थे? प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। और प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? तो हमारी उज्जैन थी। एक चीज और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हमारा मान्यखेत। तो जो हमारा मान्यखेत है वो हमारे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश ये भी हमारे मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो ये मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। और इसके यदि हम संस्थापक की बात करें, जो भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है कि हमारे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? किसका संस्थापक था? दंतिदुर्ग। कौन था? दंतिदुर्ग। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी। नेक्स्ट हम देखते हैं किस परमार शासक ने धार को राजधानी बनाया ना। अभी हम यहाँ पे हमने क्या देखा? ये हमारे भूत थे। कौन थे? मिहिर कुल। प्रतिहार कौन है? मिहिर भोज हैं जिनकी राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट हमने क्या देखा? मान्यखेत किसकी राजधानी थी? तो मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी जिनके संस्थापक कौन थे? हमारे दंतिदुर्ग थे। नेक्स्ट हमने क्या क्वेश्चन देखा? किस परमार शासक ने धार को राजधानी बनाया? नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आ गया? परमार शासक आ गया। तो किस परमार शासक ने धार को राजधानी बनाया था? तो वो थे हमारे राजा भोज। राजा भोज ने धार जिले को अपनी राजधानी बनाया था। थोड़ा सा परमारों के बारे में देख लें। परमार, तो परमार वंश के यदि संस्थापक की बात करें, देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, है ना, जिन्होंने पूर्ण रूप से उनको इस्टेब्लिश किया और जो किसी और के सामंत रहे थे, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक हमारा होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो परमार वंश के आपको दोनों के बारे में पढ़ना है और दोनों को याद भी रखना है। तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो था उपेंद्र राज। कौन था? उपेंद्र राज। और इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था सियक वन। ठीक है। और जिन्होंने धार को राजधानी बनाया वो कौन थे? हमारे राजा भोज थे। इतनी चीजें आपको परमार वंश के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरस्वती सम्रांगण सूत्रधार और आयुर्वेद सर्वस्व की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा जो ग्रंथ है तो ये इसकी रचना की गई थी राजा भोज के द्वारा। जो हमारे परमार शासक राजा भोज थे, ये बहुत ही ज़्यादा साहित्य प्रेमी थे और ये साहित्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और साहित्यकारों की बहुत ज़्यादा इन्होंने सम्मान दिया था। और इनके दरबार में काफ़ी सारे साहित्यकार रहते थे और ये खुद भी बहुत बड़े कवि और स्थापत्य कला के प्रेमी रहे हैं। तो जो हमारे परमार शासक राजा भोज हैं, इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, जिनमें प्रमुख हैं, एक तो है हमारा आयुर्वेद सर्वस्व। क्वेश्चन इनकी रचनाओं से भी एग्जाम में बहुत बार आया है। दूसरा है हमारा सम्रांगण सूत्रधार। तीसरा है हमारा सरस्वती कंठाभरण। इसकी रचना भी किसने करी है? हमारे राजा भोज ने करी है। और चौथा है हमारा भोज चंपू। इन चारों ग्रंथों की रचना परमार शासक राजा भोज के द्वारा की गई है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पे बनवाई थी। तो इनके यदि हम निर्माणों की बात करें तो हमारा भोजशाला या धार में एक सरस्वती मंदिर है जिसका निर्माण भी राजा भोज ने कराया था। एक हमारा केदारेश्वर मंदिर है जो कहाँ है? रतलाम में स्थित है, वो भी हमारे राजा भोज ने बनवाया था। और हमारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण भी राजा भोज ने करवाया।
इतनी चीजें आपको राजा भोज के बारे में याद रखनी है। बाकी के हमारे जो ऑप्शन है धनपाल, भास्कर भट्ट और दामोदर मिश्र, ये भी हमारे राजा भोज के दरबारी कवि थे। राजा भोज के दरबारी कवि। देखो जब भी आप मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ो तो कुछ वंश ऐसे हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं में से एक है हमारा परमार वंश। और परमार वंश में भी राजा भोज को आपको डिटेल में ही पढ़ना है, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जो हमारे राजा भोज के दरबारी कवि थे तो ये थे हमारे, एक तो हमारे धनपाल थे, एक थे हमारे दामोदर मिश्र और एक थे हमारे भास्कर। ये चीज भी आपको राजा भोज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शासक के शासन काल में इल्तुतमिश ने 1233 में महाकाल मंदिर को लूटा, है ना। तो जो हमारा गुलाम वंश का जो गुलाम था, या गुलाम वंश का जो बाद में शासक बन गया था, उसने 1233 ईस्वी में महाकाल मंदिर को लूटा था। और उस समय जो हमारे देवपाल थे वो थे परमार शासक, क्योंकि परमारों की जो राजधानी थी, परमारों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वो हमारी उज्जैन थी। और बाद में राजा भोज ने किसको राजधानी बना दिया था, तो राजा भोज ने धार को राजधानी बना दिया था। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने किसके शासन काल में महाकाल मंदिर को लूटा था, तो वो हमारा हो जाएगा देवपाल। कौन हो जाएगा? देवपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जो हमारे खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो की मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया है। किसने कराया है? चंदेल शासकों ने कराया है। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी खजुराहो ही थी। इनकी राजधानी क्या थी? खजुराहो। हमारा प्रश्न क्या है कि खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था हमारे यशोवर्मन ने। किसने कराया था? यशोवर्मन ने। अब खजुराहो में एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर वहाँ का है कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। जो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था हमारे चंदेल शासक विद्याधर ने। और ये इस काल के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? धंगदेव। तो धंगदेव इन्होंने पार्श्वनाथ, वैद्यनाथ, इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? हमारे धंगदेव ने कराया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नन्नुक। तो जो हमारे नन्नुक थे वो चंदेल वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। जो हमारे तो हमने क्या किया, हमने सारे ऑप्शन के बारे में जान लिया। हमारा जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? विद्याधर ने कराया। धंगदेव ने पार्श्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। और जो नन्नुक है वो चंदेल वंश के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, परमाल रासों की रचना किसने करी, है ना। परमाल रासों की रचना किसने करी? तो जो हमारा परमाल रासो ग्रंथ है, परमाल रासों में परमर्दिदेव राजा का वर्णन है। परमर्दिदेव, ये भी हमारे चंदेल शासक थे। तो परमर्दिदेव का वर्णन है। और इसमें आल्हा उदल, जो कि इन्हीं के क्या थे? सेनापति थे। हम पढ़ते हैं ना इनके बारे में। तो इनके जो सेनापति थे वो कौन थे? आल्हा और उदल। तो इनके युद्ध का वर्णन भी कहाँ है? हमारे परमाल रासो नामक ग्रंथ में भी है। और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है हमारे प्रसिद्ध कवि जगनिक ने। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो हमारा परमाल रासो है वो लिखा है जगनिक ने। इसमें वर्णन है चंदेल शासक परमर्दित देव के बारे में। और इनके जो सेनापति हैं वो कौन थे? आल्हा और उदल। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और हम दो तीन ऑप्शन और हैं तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन है हमारा कृष्ण मिश्र। तो कृष्ण मिश्र ने लिखा था हमारा प्रबंध चिंतामणि।
प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमारे प्रश्न मिश्र हैं। एक ऑप्शन है हमारा राजशेखर। तो राजशेखर के 3 ग्रंथ हैं, आपको तीनों को याद रखना है। एक है इनका कर्पूर मंजरी, एक है बाल रामायण और एक है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा ये किसके ग्रंथ हैं? तो ये हमारे राजशेखर जी के ग्रंथ हैं। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट हो या कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।